नमस्कार बच्चों। लोग पिछले 5 से 6 दिनों से हड़प्पा काल पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अध्ययन कर रहे थे। अब उसी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, आज हम लोग उसको हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि व्याख्यात्मक हल किया जाए। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आपका जो भी अभी तक की पढ़ाई है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, वो रिवीजन हो जाएगा और प्लस जो अभी बचा होगा आपके पास, हो सकता कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे हों जो छूट गए रहे हों, इस व्याख्यात्मक हल के दौरान उनको भी दोहरा दिया जाएगा, उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 अगर हम लोग देखें तो लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। यहाँ पे पुरातत्वविद के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। मोहनजोदड़ो के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग चर्चा किए होंगे कि इसकी जो खुदाई और खुदाई की शुरुआत होती है और जो खोज होती है वो 1921 ईस्वी में आरडी बनर्जी के द्वारा की जाती है। आरडी बनर्जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, राखाल दास बनर्जी, और उस समय जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई कर रहे थे। तो यहाँ पे आरडी बनर्जी उत्तर होगा ये। ठीक, आरडी बनर्जी उस समय जॉन मार्शल निदेशक हुआ करते थे पुरातत्व विभाग के। ठीक है, तो हम लोग अगले पे चलते हैं। सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? किससे व्यापारिक संबंध था? सैंधव सभ्यता का किससे व्यापारिक संबंध था? हम लोग जब विदेश व्यापार के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि मिस्र और मेसोपोटामिया, इन दोनों से इनके व्यापारिक संबंध हुआ करते थे हड़प्पा काल के लोगों का। और ये पता कैसे चला था? हम लोग ध्यान दिए होंगे वहां पे सुमेरियन सम्राट या शासक, उसका एक लेख मिला हुआ है सारगोन का। सारगोन ये 24वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक मिट्टी के प्लेट पर एक लेख मिला हुआ है जिसपे मगन और ढिलमुन और मेलुहा, इन तीनों का विवरण दिया गया है। ठीक, मेलुहा, यहां पे हम लोग उस समय पढ़े थे कि मगन को लोग ओमान से जोड़ रहे हैं। ओमान, ढिलमुन बहरीन से, बहरीन, और मेलुहा का जो तादाद में है वो सैंधव सभ्यता से स्थापित कर रहे हैं। सैंधव स्थलों से स्थापित किया जा रहा है। तो अब ये तीन चीजें तो यहां पे मिली, ये हो जाएगा बहरीन क्योंकि यहां पे डिलमुन का उल्लेख है। ठीक, अब पूछ रहा सैंधव सभ्यता का किसके साथ संबंध था? तो मेलुहा तो सैंधव सभ्यता स्वयं हो गया। सुमेर जो है, ये सुमेर इससे संबंधित, जैसे जब आप मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया जब सभ्यता का अध्ययन आप लोग कर रहे होंगे तो उसके दौरान कई सभ्यताओं का समावेश हो जाता है। उसमें सुमेरियन होता है, अकाडियन होता है, बेबीलोनियन होता है। तो ये सुमेर मेसोपोटामिया के अंतर आ जाएगा। और जब आप मेसोपोटामिया के क्षेत्र को देखेंगे तो उसमें इराक के कुछ भाग तो आते, सर्वाधिक तो इराक के भाग आते हैं, उसमें कुछ ईरान के भी भाग आते हैं। ठीक है, कुछ सीरिया के पार्ट आ जाते हैं। तो इस तरह से ईरान भी आएगा, सुमेर भी आएगा, और ये सारे सही हो जाएंगे। ये सभी सही होंगे। ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा।
ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए? स्वतंत्रता के पश्चात आप लोगों ने देखा कि जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो उसी समय भारत दो टुकड़ों में टूट भी गया, भारत और पाकिस्तान के रूप। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल थे वो ज्यादातर उधर चले गए थे, पाकिस्तान के साइड में, क्योंकि जब आप देखेंगे ये वाला इलाका, अगर हम लोग मैप से देखें, ये वाला इलाका, यहाँ पे कुछ बाधित भी है, जिसको लोग पीओके कहते हैं। तो जब नदियां जो है यूं गई हैं, सिंधु नदी इधर गई, उसके बाद फिर आप देखेंगे ऐसे ही झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, सतलज, ऐसे करके आई है। यहीं पे उनके साइड में जो पंजाब है वहां पे हड़प्पा था, इधर सिंध वाले क्षेत्र में सिंध हुआ करता था, मोहनजोदड़ो था, और ये सुत का गेंडोर। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे जब विभाजन हो गया, जब विभाजन हो गया तो चीजें उधर चली गई। अब ये पाकिस्तान बन गया, ये भारत बन गया। तो यही पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए? तो यहाँ पे खोजे गए, गुजरात वाले क्षेत्र सबसे अधिक। यहाँ पे ये गुजरात नहीं है बल्कि ये गुजरात है, गलत लिखा हुआ है, टाइप गलत, गुजरात। तो आप गुजरात देखेंगे, ये वाला इलाका सही है, ये वाला सही होगा, गुजरात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता की समकालीन है? वो अभी हम लोगों ने पढ़ा मिस्र और मेसोपोटामिया के बारे में, यही व्याख्या में हमने बताया। और जो क्लास चला, जो लोगों ने क्लास ध्यान से देखा होगा, उनको एक भी प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगी, जान लीजिए सारे प्रश्नों का। और वैसे भी किसी एक चैप्टर को पूरे 5 दिन तक समझाया गया है और व्याख्यात्मक ढंग से समझाया गया है, और जो एनसीईआरटी के बुक में नहीं है और आवश्यकता पड़ी ऐसे तथ्य को बाहर से लाने की, तो वो भी जोड़ा गया है। इसलिए निश्चिंत रहें कि अगर आपने ढंग से पूरे 5 क्लास को देखा है और इतिहास के आधारभूत तत्व का जो हमने स्टार्टिंग में क्लास लिया हुआ था उनको इंक्लूड करके अगर आपने देखा, तो समझ लीजिए कोई भी प्रश्न आपका इस समय जो भी यहाँ पे है वो छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे जो हम व्याख्या कर रहे हैं वो आपके लिए बोनस के टाइप में जाएगा कि आपका दोहराव उठेगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आइए यहां देखते हैं मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के गोद में पली। सुमेर की सभ्यता अभी हमने बताया, मेसोपोटामिया में सुमेरियन, अक्काडियन, बेबीलोनियन बहुत सारे रहे। मेसोपोटामिया के अंतर्गत ही सुमेर की सभ्यता आती। इसका मतलब कि उपरोक्त में से सभी, ये उत्तर होगा इसका। ठीक, मेसोपोटामिया इराक का अधिकांश भाग, कुछ दक्षिणी सीरिया का, कुछ ईरान का भाग लेके, अभी हमने पिछले व्याख्या में बताया, अभी भी बता रहे हैं, ये चीजें होंगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस पुरातत्वविद, मतलब कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट इस मत पर जोर दिया है कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? आक्रमणकारी आर्यों ने। आज भी कुछ लोग इस मैटर को लेकर के विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं कि आर्य बाहर से आए, और आर्य किसको कहते हैं उनको भी वो जोड़ करके सामाजिक विभेद पैदा करने के लिए अपर कास्ट को आर्य बना देते हैं, लोअर कास्ट को कुछ और कह देते हैं। तो ये चीजें जो थी, इसके जनक थे मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर
भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष यही महोदय थे, मार्टिमर व्हीलर। इन्हीं के दिमाग की ये उपज है कि आर्य बाहर से आए थे। इन्हीं का अनुसरण फिर गार्डन चाइल्ड करते हैं। गार्डन चाइल्ड ये भी कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया हुआ है, भारत के ऊपर आक्रमण किया हुआ है। इनको ऐसा विचार क्यों आया, जब हम व्याख्या कर रहे थे तो ढंग से बताए थे, फिर से दोहरा देते हैं। था क्या कि जब बड़े बड़े यहाँ पे किला मिलने लगे, गढ़ मिलने लगे, जिसको पुर कहा जाता है, पुर, और इसी कारण इन महोदय ने सैंधव सभ्यता का काल जो है वो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व ले आने की कोशिश करते हैं। ये 1500 से 2500 ईस्वी पूर्व, क्योंकि लगभग अंदाजा लगाया जाता है कि 1500 ईस्वी पूर्व के इर्द गिर्द ही आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की थी। और उसी प्रदेशों में जो हम लोग सैंधव कालीन सभ्यता और स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं, कि सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन ऋग्वेद में भी आता है। और फिर ऋग्वेद के जो मुख्य देवता थे इंद्र, जिनका सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है देवताओं में, 250 बार। अगर आप जब हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद को तो उसमें इसका चर्चा किया जाएगा इनका। और इन्हें पुरंदर कहा गया है। पुरंदर, पुरंदर मतलब होता है किलों को ध्वस्त करने वाला, गढ़ों को ध्वस्त करने वाला। पुर मतलब किला, फोर्ट। तो इस आधार पे ये महाशय एक कहानी गढ़ते हैं कि आर्य बाहर से आए, और अभी तक इसके पहले जो भी चीजें आर्यों के संदर्भ में, वैदिक काल के संदर्भ में माना जाता था, वो कपोल कल्पना मानी जाती। फिर इस गढ़ को ले जा करके सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, उनके जो आवास रहे, जो किला रहे, उससे जोड़ते हैं और कहते हैं क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, ये मानते हैं कि इनके गढ़ को तोड़ने के लिए जिम्मेदार इंद्र थे। इंद्र, आर्यों ने आक्रमण किया और सैंधव निवासियों के गढ़ों को तोड़ा, उन पर उनका विनाश किया। इन्हीं महाशय की ये मानसिक उपज है, मार्टिमर व्हीलर की। आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था? समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र, ठीक। यहां पे हड़प्पा देख लीजिए। हड़प्पा समंदर के किनारे तो नहीं है। हड़प्पा आप लोगों ने पढ़ा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के बाएं तट पर, व्याख्या करते समय बताए थे इसको, ये रावी नदी के बाएं तट पर है, और वो भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ये तो समंदर किनारे आने से रहा। ये राजस्थान के गंगानगर जिले में है। और ये घग्गर हाकरा, जो उस समय की सरस्वती नदी थी जो सूख गई, उसके किनारे है। तो ये भी समंदर के किनारे नहीं है। धौलावीरा गुजरात में तो है, ये भी समंदर के किनारे नहीं है। लोथल का हम लोगों ने पढ़ा था, ये भोगवा नदी के किनारे तो है लेकिन समंदर से नजदीक है। और जब लोथल का हम लोगों ने व्याख्या किया था तो आपको बताएं कि ये अगर समंदर के किनारे है यहाँ पे लोथल, तो लोथल के पूर्वी जगह पे, यहां पे कहीं ईंटों की संरचना मिली हुई है जिसे गोदीवाड़ा कहा गया है। और उसके पूरब में ऐसे अगर मान लेते हैं कि ये लोथल है, तो यहां पे इसको मिला हुआ है, गोदीवाड़ा मिला हुआ है। और इसके उत्तर में एक प्रवेश द्वार है जहां से जहाज अंदर आते हैं, और यहां से अतिरिक्त पानी निकलने का जगह बनाया गया है। तो ये माना जाता है कि समुद्र व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वो लोथल है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? मानव इतिहास के किस काल से संबंधित?
पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास के पीछे चलना पड़ेगा, अभी हम लोग इसकी चर्चा नहीं किए हैं, क्योंकि ये जो चर्चा इस होती है ये प्राग इतिहास के शासनकाल में, प्राग इतिहास को पढ़ते समय होती है। तो कहते हैं प्राग ऐतिहास, प्राग ऐतिहास। जब हम लोग उसमें पढ़ते हैं इसको तो हम बताते, इसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास प्री हिस्ट्री। ठीक, इसका मतलब प्राग इतिहास उसे कहते हैं जिस समय के मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था, लिपि 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 का ज्ञान नहीं था, नहीं, तो वो हो जाएगा प्राग इतिहास, मतलब इतिहास के पहले का। अब इतिहास के और प्राग इतिहास के बीच में एक काल आता है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री तो कहते हैं आद्य इतिहास, आद्य आद्य इतिहास, आद्य इतिहास उस काल को कहते हैं जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन वर्तमान मानव उस लिपि को नहीं पढ़ पाया, अर्थात हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि उस समय के लोगों ने क्या लिखा हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पा काल का जो भी लिपि मिला हुआ है उसे हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है, इसलिए हड़प्पा काल आद्य इतिहास में आएगा। और इतिहास उसको कहते हैं जिस समय के मनुष्य को लिपि का ज्ञान था, उन्होंने लिपि का स्रोत छोड़ा, लिपि का साक्ष्य छोड़ा और उसे हम पढ़ भी ले रहे हैं, उसे इतिहास कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला आएगा आद्य इतिहास, और ये ए बी सी है, ये सी वाला ये हो गया है, ये सी पार्ट है, सी है, ठीक। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद, अब पूछ रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। इस तरह के अगर प्रश्न आए तो बड़े जटिल हो जाते हैं, क्योंकि लोग जल्दी से पढ़ करके उत्तर लगा देते हैं, इसीलिए पूरा प्रश्न पढ़ना जरूरी होता। अब देखिए यहाँ पे नहीं लिख दिया है, और अभी आप पढ़ते नहीं तो कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से, बस यही पढ़ के निकल लेते तो आप गलत कर जाएंगे। इस क्वेश्चन को पूछ रहा है संबंधित नहीं है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक। अब इस समय अगर देखेंगे दयाराम साहनी, हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़े तो 1921 में ये हड़प्पा की खुदाई के लिए और खोज के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, दयाराम साहनी। फिर उसके बाद जब आरडी बनर्जी को अभी हम लोग पढ़े 1922 में, 1922 ईस्वी में ये जॉन मार्शल के निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए जिम्मेदार है, ठीक। यह अगर माधव स्वरूप वत्स को देखेंगे तो जब हम लोग माधव स्वरूप वत्स, जब हम लोग मैपिंग पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे होंगे कुछ ऐसे मैप दिखे थे जहां पे पुरातत्वविदों के नाम लिखे हुए थे साल्ट में, रोमन अंकों में। इसका मतलब कि माधव स्वरूप वत्स भी मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित तो है। तीन तो क्लियर हो गया, बच रहे हैं सांकलिया महोदय, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एच डी सांकलिया। दैट क्लियर? आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है, इसकी भी भरपूर व्याख्या की गई है। यहां तक कि यह भी बताया गया कि ये कैसे बना, किस पद्धति से बना, ठीक। लास्ट वैक्स बताए थे टेक्निक से बना हुआ है, लुप्त मोम पद्धति से।
जिसने भी क्लास लिया होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसने भी क्लास पूरा किया होगा उसका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं यहां से। और इसमें जो भी आपको प्रश्न हल करवाया जा रहा है यह विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, ये जान लें, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अगर इसको ध्यान से हल कर लिया और पिछले क्लास को आपने पूरी तरह से पढ़ लिया है तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का छूटना मुश्किल है, जान लें। आइए प्रश्न पे आते हैं। कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यहां से एक पुरोहित राजा की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, हम लोग पढ़ते समय देखे हैं। पुरोहित राजा, कांस्य नर्तकी, डांसिंग गर्ल, और किससे है? ब्रांज से बनी हुई है। हड़प्पा कांस्य से बनी हुई है, ब्रांज से। आइए आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष, घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घोड़ा सैंधव सभ्यता के जो भी निवासी थे उनसे संबंधित अभी तक नहीं माना जाता, लेकिन सुरकोटडा से घोड़े के अस्थि पंजर या कहीं से एक दांत का मिला हुआ है। सुरकोटडा जो गुजरात में है, गुजरात में है ये। उस आधार पे कुछ विद्वान ये सिद्ध करते हैं कि संधवकालीन लोग घोड़े से परिचित थे, लेकिन सामान्यतः यह हमें माना जाता है कि सैंधव निवासी घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़ा ऋग वैदिक काल से शुरू होता, मतलब आर्यों का प्रिय पशु माना जाता है, इनका नहीं माना जाता। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा सुरकोटडा जो गुजरात में है। इज दैट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताइए। एक सही कथन बताना है। यहां शहरी जीवन था, कन्फर्म में शहरी जीवन था यहाँ पे। सैंधव सभ्यता का मुख्य विशेषता ही है नगरीय जीवन और जल निकास प्रणाली। नगरीय जीवन, नगरीय जीवन और जल निकास प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है। जल निकास प्रणाली, यही दो मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये तो हो गया, सही है। यहाँ पे शहरी जीवन था, करेक्ट है। विदेशी व्यापार उन्नति पर था, ये भी सही है, भरपूर था। फिर मातृदेवी की पूजा करते थे, हाँ ये भी सही है, ये भी हम लोग पढ़े, ये मातृदेवी की पूजा करते हैं। बहुत सारी मातृ शक्तियों की मूर्ति मिली हुई है मिट्टी की। इस आधार पर अगर हम देखें तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है? अब देखिए, हमने आपको तब भी कहा था शुरू में जब इतिहास के आधारभूत तत्व पढ़ाए थे कि जिसने भी दो चीजों से दोस्ती करी, तिथि और मानचित्र, उसका इतिहास बेहद आसान हो जाएगा। वो बड़े आराम से इतिहास को समझ लेगा। आपने अगर इतिहास को मानचित्र पे ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो कहां पर है। कई बार चर्चाएं हो गई। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां पर है? सिंध में। सिंध में है। सिंध कहां पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक प्रांत है। ठीक, हमने आपको यहां तक बताया था कि अगर सिंध लिखा हुआ है, सिंध, तो ये प्रांत है, और जब ये सिंधु लिखा हुआ है तो ये एक नदी का रूप ले लेगा। मतलब ये सिंध एक प्रांत है और इसको, इंडस को सिंधु कहा जाता है। हिंदी में थोड़ी सी कभी कभी मिस्टेक हो जाता, कहीं प्रिंट में तो लगता है कि नहीं दोनों जगह ही है। सिंधु के कारण ही सिंध प्रांत भी बना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु लगा हुआ है, और अंग्रेजी वाले तो कहीं कंफ्यूज नहीं, कहीं सिंध को इंडस कहा जाता है, इनको सिंध कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, अब क्या कहना चाह रहे हैं इसके आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, हाँ रखते थे, अभी हम लोगों ने देखा सुमेरिया के साथ संबंध रखते थे। ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे? नहीं, क्योंकि उस समय सिक्के तो होते ही नहीं थे। उस समय विनिमय प्रणाली चलती थी।
जिसके पास जो वस्तु रहती थी वो सामने वाले को देता था, और जो सामने वाले के पास रहती थी, इनके पास नहीं रहती थी, उससे वो ले लेते थे। विनिमय प्रणाली पे इनका था, विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली। लेकिन मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं था, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु का, वस्तु का, एक वस्तु का विनिमय प्रणाली। किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ये भी गलत है। वो धर्म का अनुसरण करते थे, यहां तक कि पाशुपत शिव के आद्य रूप मिले हुए वहां पे मोहनजोदड़ो से। हमने अभी पढ़ा कि मातृशक्ति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। कुछ जगहों पे तो अग्निकुंड मिले हुए हैं, हवन के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। इसका मतलब कि धर्म का अनुसरण तो करते थे। फिर दास प्रथा, ऐसा कहीं से भी नहीं दिखता कि दास प्रथा वहां पे थी। अगर उनके हम समाधान या भवनों के अवशेष से अनुमान भी लगाएं तो दास प्रथा तो नहीं समझ में आती है। हाँ, अमीरी गरीबी समझ में आ जाती है, कौन प्रशासन से जुड़ा रहा होगा, कौन कृषि से जुड़ा रहा होगा, कौन व्यापार से जुड़ा रहा होगा, लेकिन दास प्रथा के साक्ष्य तो नहीं मिलते। इस आधार पे प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मुहरों पर प्राप्त नहीं है? देखिए फिर आ गया नहीं। इस नहीं पर हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अक्सर प्रश्नों को इस ढंग से तोड़ मरोड़ के रख देता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहां नहीं कह रहा है सिंधु सभ्यता के मुहरों पर किसका अंकन नहीं है? गाय का अंकन नहीं है, घोड़े का अंकन नहीं है, ऊंट का अंकन नहीं है, तो सारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गाय का कहीं अंकन नहीं मिला, ऊंट का भी अंकन नहीं मिला, घोड़े का भी अंकन नहीं मिला हुआ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा घोड़े के बारे में, सुरकोडरा से थोड़ा सा इसका साक्ष्य तो प्राप्त होता है, ऐसे ऊंट का है कालीबंगन से प्राप्त होता है, लेकिन कहीं पर भी अंकन नहीं प्राप्त होता। गाय का तो अवशेष भी कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। और समझ में नहीं आता, जो लोग वृषभ को, आक्ष हो या बुल हो, जो भी हो, जो लोग इतना महत्व देते थे, वो कहीं गाय का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, ना अपने चित्रों में ना मूर्तियों में। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी, देखिए फिर नहीं आ गया। ठीक, नगरीय जीवन तो था, चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं थी, क्योंकि चारागाही जो व्यवस्था हुई है ये वैदिक आर्यों का है, इन लोगों का नहीं था। इन लोगों का कृषि भी इनकी उन्नति थी, इनके यहाँ शिल्पकार भी बड़ी उन्नत थे, इनके यहाँ नगरीय जीवन भी काफी उन्नत था, व्यापार वाणिज्य भी इनका उन्नति पर था, नगरीय जीवन भी इनका था, विकसित शिल्प भी था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, चारागाही अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह, आवासीय गृह बने हुए थे, ये गलत हो गया है प्रिंट में, ये ऐसे हो, बने हुए थे, बने हुए थे। आवासीय गृह किससे बने हुए थे? हाँ, गारे का तो प्रयोग करते थे ये, लेकिन अगर इन चारों में कहीं मुख्य रूप में देखेंगे तो ईंट होगा। सीमेंट का कहीं भी साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, पत्थरों का भी कहीं कहीं प्रयोग किए हैं, गारे का भी प्रयोग किए हैं, तो लेकिन मुख्य रूप में देखेंगे तो ईंटों का देखेंगे। हम लोगों ईंटों के बारे में पढ़ा था, इनका अनुपात 4:2:1 पढ़ा था ना व्याख्या के समय, यही होगा। आइए प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना कहां से प्राप्त होती? और जो लोगों ने, फिर मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने क्लास किया होगा उनका सारा प्रश्न यहां सही हो रहा होगा। ये हो जाएगा मोहरों से। 80% सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लिपियों का साक्ष्य मोहरों पर प्राप्त होता है, और कुछ जगहों पर मृदभांडों पर भी। यहां पे आप मोहर लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम। अब इस चीज को इनके कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक स्थल, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान
किया गया, क्योंकि पहले सबसे पहले हड़प्पा में ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन उसके बाद जो भी स्थल प्राप्त हुए वो लग रहा था कि सिंधु नदी और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उसी के इर्द गिर्द मिल रही हैं। ठीक, तो हुआ क्या कि उसका नाम सैंधव सभ्यता रख दिया, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता कर दी। उन्हें लगा कि जो भी सब ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, इनको लगा कि ये सभ्यता पूर्णतः सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही प्राप्त हो रही है। ठीक, लेकिन बाद में जब सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के अतिरिक्त भी अन्य जगहों पर इसके साक्ष्य प्राप्त होने लगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। अब इसको क्या कहा जाए? तो पुरातत्वविदों ने, क्योंकि पुरातत्व के हिसाब से यह माना जाता है कि जिस सभ्यता का पता सबसे पहले, जिस स्थल से सबसे पहले किसी सभ्यता का पता चलता है, उसी के नाम पे उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। किसी भी सभ्यता को जिस स्थल पे सबसे पहले पहचाना जाता है, उस सभ्यता का नाम उस स्थल के नाम पे रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज हड़प्पा स्थल से किया गया था। लेकिन हम लोग देखेंगे कि 80% स्थल सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द प्राप्त होते हैं। इस आधार पे कुछ विद्वान अब ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे घग्घर, हाकरा या सरस्वती संस्कृति क्यों ना कहा जाए, या फिर जोड़ करके सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों न कहा जाए। तो कुछ लोग अब ये कहने लगे हैं, ये भी नाम देने लगे हैं। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से आप यही माने, क्योंकि पुरातत्वविदों का ये मुख्य रूप से मानना है कि किसी भी सभ्यता का जब पहचान जिस स्थल से सबसे पहली बार होता है, उसी स्थल के नाम पे उस संस्कृति का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य, तो भी हम लोगों ने पढ़ा है कालीबंगा से। अब कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर में। घग्घर, हाकरा जो सूखी हुई मानी जाती है उसके किनारे ये है। ठीक, और यह जो जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है वह प्राक सैंधव सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। प्राक सैंधव स्थल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसमें प्राक सैंधव सभ्यता भी प्राप्त होती है और विकसित भी प्राप्त होती है यहाँ पे। ठीक है, धौलावीरा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि यहाँ पे एक जलाशय मिला हुआ था बड़ा सा, यहाँ पे 10 अक्षरों का साइन बोर्ड मिला हुआ था। ये गुजरात में है। ये गुजरात में यहाँ पे बंदरगाह मिला हुआ था। ये गुजरात में यहाँ पे धान की भूसी मिली हुई है। लेकिन इसका उत्तर होगा बी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका, क्योंकि यहाँ पे घाटी लगा दिया है तो आप इसको पाकिस्तान माने, क्योंकि बंटवारे के बाद दो टुकड़ों में टूट गए, पाकिस्तान उधर चला गया, हम भारत बच गए, तो इससे पाकिस्तान, क्योंकि सिंधु नदी पूरी तरह से उधर ही है। आज तो भारत में भी मिलते हैं, नेपाल में तो एकदम नहीं मिलते। अफगानिस्तान में जो ने पढ़ा होगा मुंडी गाग सुरत गई, जब हम पढ़ा रहे थे व्यापारी बस्तियों के बारे में, उसका उल्लेख किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु लिपि स्क्रिप्ट बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन है? रेवरेंड हैरिस। इनका दावा है कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लिपि का वाचन कर लिया है, पढ़ लिया है, और उसे ये तमिल में अनुवाद करने में कामयाब हो गए। ये इनका दावा था। बहरहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। और इसी दौरान चलिए आगे बता। सिंधु व सुमेरिया सभ्यता में समान है। सिंधु व सुमेरिया सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता
ये क्या चीज समान है? आवास तो उनके यहाँ भी था, हमारे यहाँ भी था, जल निकास व्यवस्था उनके यहाँ नहीं थी, लेकिन ये दोनों उनके यहाँ भी था और हमारे यहाँ भी था। हमारे यहाँ भी अन्नागार प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा ईंटों का संरचना ही अन्नागार माना जाता है। हड़प्पा से भी अन्नागार प्राप्त हुए हैं, लोथल से भी अन्नागार प्राप्त हुए हैं, उनके यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, सुमेरियन सभ्यता से भी। तो यही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, और कसा नहीं है बल्कि कला है, थोड़ा प्रिंटिंग में गलती हो गई है, काष्ठ कला, ठीक, मूर्ति कला, नगर जीवन और धर्म। मुख्य रूप में अगर देखेंगे तो धर्म है, ये धर्म, ठीक। क्योंकि अभी देखें पाशुपत शिव का जो हम लोग पढ़ते हैं, तो पाशुपत शिव, वर्तमान में हम लोग भी शिव जी की पूजा करते हैं, तो वहां पे पाशुपत शिव का उल्लेख हुआ है। एक मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली हुई है जहां पे पाशुपत शिव त्रिमुखी, एक योगी जी है त्रिमुखी, त्रिमुखी एक देवता का अंकन है एक मुहर पे मोहनजोदड़ो के, और उनके दाहिने साइड में बाघ और हाथी है, बाएं साइड में कैंडा और भैंसा है, 4 पशुओं से घिरे हुए हैं ये। और आपको ये भी बताएंगे कि हम सिर्फ धर्म से नहीं, सामाजिक जीवन में भी, अभी जो हिंदू धर्म की जो स्त्रियां हैं वो मांग में सिंदूर लगाती हैं। नवसारी एक जगह है, नवसारो या नवसारी, नवसारो, ये एक हड़प्पाई स्थल है जहां पे एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है स्त्री की जिसके मांग में आज भी सिंदूर दिख रहा है, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता में युगल समाधान, युगल समाधान, ये साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ, अब चाहे वो पति पत्नी रहे हों या वर्तमान जो कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी होंगे। युगल समाधान का मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य, स्त्री पुरुष दोनों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? 2 जगहों से प्राप्त होता है, लोथल से भी प्राप्त होता है और कालीबंगा से भी प्राप्त होता है। लोथल से ज्यादा मात्रा में है तो इसलिए आप इसको लोथल लगाएं। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे, सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है, और ये यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। जब हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर पश्चिम के बारे में, यहाँ पे मांडा, ये है दैमाबाद, पढ़ा था ना उस समय। ये है सुतका गेंडोर, का गेंडोर, और यहाँ पे आलमगीरपुर। हमने बताया था जो लोग मानचित्र के सहारे इतिहास को पढ़ेंगे उनको आसानी से इतिहास याद भी रहेगा और समझ में भी। यहाँ देखें, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये है नॉर्थ है और ये साउथ है। और इस हिसाब से हमने उस समय बताया था कि कौन दक्षिण में है, कौन उत्तर में है, कौन पूरब में है, और आज भी आप देख सकते हैं मैप के सहारे। बनवाली, ये हरियाणा में है, राखीगढ़ी, बनवाली सब वहीं पे मिलते हैं। आइए आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? किस वस्त्र के? सैंधववासी सूती वस्त्र का प्रयोग करने वाले सबसे प्रथम माने जाते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लोगों ने ही कपास को सूती वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया, और इससे भी पहले मेहरगढ़ से इसके सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कपास, यहाँ पे तकलियां भी मिलती हैं जिसपे सूत काता जाता है, ऐसे करके नीचे गिरता रहता है वो, कलियों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ सैंधव सभ्यता से संबंधित।
ठीक है। सूती वस्त्र का साक्ष्य, जब आप मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़ रहे थे तो मोहनजोदड़ो में एक ऐसा बर्तन मिलता है जिसमें तांबे के सिक्के जो है वो किसी सूती कपड़े में बांध के रखे गए हैं, या फिर कुछ ऐसे औजार मिले हैं जो उसपे सूती धागे लपेटे गए हैं। इसी तरह कालीबंगा में कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिस पर सूती वस्त्र के छाप हैं, जैसे कोई गीला बर्तन रहा हो उसी पर लगा रहा हो, फिर वो हटाए पर से चिपक गया रहा हो। ठीक, तो इस तरह सूती वस्त्र के बारे में यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, लोथल कहाँ पे स्थित है? फिर देखिए मानचित्र से संबंधित प्रश्न। लोथल कहाँ पे है? जिन लोगों ने मैप को ध्यान से देखा होगा, देखें ये वाला जो एरिया माना जाता है वो कच्छ का रण माना जाता है, कच्छ। और ये वाला जो है ये खंभात माना जाता है, काठियावाड़ या खंभात। ये खंभात का है, खंभात की खाड़ी, और ये कच्छ की खाड़ी मानी जाती है। ठीक, ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंभात की खाड़ी। ये वाला इलाका खंभात माना जाता है, ये वाला इलाका माना जाता है कच्छ माना जाता है। अब यहां पे देखें क्योंकि लोथल यहां पे है सॉरी, यहां पे लोथल है। अब ये पूछ रहा कहां पे, तो खंभात की खाड़ी में पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थी? हर जगह थी, कोई विशेष पर्टिकुलर जगह थोड़ा था कि जहां पे हड़प्पावासी अपना घर बनाते थे और दूसरी जगहों पर खेलते कूदते थे। हर जगह संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली हुई थी। यही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहां से मिला हुआ है? प्रसिद्ध पशुपति मुहर, पशुपति मुहर, अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि त्रिमुखी देवता के चित्र मिलते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर। अर्नेस्ट मैके महोदय इसको प्राप्त किए हैं और जॉन मार्शल ने इसको कह दिया कि शिव जी हैं, शिव जी का आदि रूप। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन व्यापार, हड़प्पा कालीन व्यापार किससे होता था? इसको भी हम लोग हल कर चुके हैं। ईरान, इराक, हाँ रोम में नहीं था, चीन भी उस समय, मतलब 1 और 2। ठीक, तो बाद में आते हैं रोमन साम्राज्य वगैरह, बहुत बाद में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात क्या था? देखिए तब भी इसको बताया गया था, अभी बता रहे हैं। 1:2, 2:4 या 4:2:1। क्लास जिसने भी किया होगा उसको ये सब बता तो रहे, सारे प्रश्न जिसने भी क्लास किया होगा एक भी प्रश्न यहां से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, का उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे ये कामा लगा दिए, ये कामा नहीं होगा बल्कि ये। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला, डांसिंग गर्ल की मूर्ति, मूर्ति, ये मूर्ति है। टाइप करते हुए गलती हो गई है, इसको मूर्ति पढ़ें। मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कभी हम लोग चर्चा की है, ब्रांज की है, वो कांच की बनी हुई है, कांच की, कांसे की बनी हुई है। कांसा कैसे बनता है इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब कापर में टिन मिला दिया जाता था कांसा एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता था। लोग ये भी चर्चा किए थे कि ओमान से प्राप्त होने वाले तांबे में निकिल का अवशेष प्राप्त होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें निम्नलिखित में से किससे बनी हैं? मुहरें किससे बनी हैं? स्टेटाइट। में पूरी व्याख्या की गई है कि स्टेटाइट या इसी को सेल खड़ी कहा जाता है, इसी को सुपरस्टोन कहा जाता है, इसी को साफ स्टोन कहा जाता है। पूरी व्याख्या है, क्लास में जाएं और देखें, पूरा 5 पार्ट में है वो। मैं बार बार कह रहा हूं, जिन लोगों ने पूरा क्लास देखा होगा उनका यहां से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। और यहां से नहीं, अन्यत्र भी अगर वो किसी भी प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे
आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, ये सभ्यता है, आप इसको सभ्यता समझें। थोड़ा सा प्रिंट में थोड़ी गलतियां दिख रही हैं, कैसी हो गई है प्रिंट की गलती, ये सभ्यता है, ये सभ्यता है, ये सभ्यता पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, ये है सभ्यता। ठीक, सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले वहीं पे खोजा गया था। सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में ही हुई थी, यही होगा। हड़प्पा सिंधु घाटी में अवस्थित है, इसका कोई मतलब नहीं है। हड़प्पा सैंधव नगरों में सबसे बड़ा था, गलत है, ये मोहनजोदड़ो था। सैंधव सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ, प्रारंभ नहीं बल्कि सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से किस स्थल से अग्निवेदिकाओं के प्रमाण, अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मतलब हवन कुंड, हम लोग आज भी हवन करते हैं हिंदू धर्म में। जो लोग भी हिंदू धर्म से संबंधित हैं उनको पता होगा यज्ञ किसको कहते हैं, हवन किसको कहते हैं। हवन करने का, और वो अग्नि में अग्निवेदिकाएं बनाई जाती थी, ऐसे करके, ऐसे ही बना दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक रहता है करके कुंड रहता है, यहाँ पे अग्नि डाली जाती है, तो सविका डाली जाती है, जो भी उसमें यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। ठीक, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, दो जगहों से प्राप्त हुआ ये भी, लेकिन मुख्य रूप में कालीबंगा से प्राप्त हुआ। एक तो लोथल में भी प्राप्त हुआ है, लोथल में भी प्राप्त होता है, तो भी आप लोग याद रखें, अगर कालीबंगा नहीं दिया हुआ तो लोथल अगर दिया है तो लोथल को सही करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। मांडा का पुरातत्व, ये थोड़ा सा प्रिंट में है, आप लोग समझ रहे, थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ी गलती है। ये मांडा है, ये पुरातत्व है, पुरातत्व, ठीक, पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पाई संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है। अभी हम इसको बता चुके, सबसे उत्तर में कौन है, मांडा, और वो चिनाब नदी के किनारे है। ठीक, मांडा चिनाब नदी के किनारे है, ये जम्मू में वर्तमान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, मुंडी गाक, मुंडी गाक ये अफगानिस्तान में पड़ता है। जब हम लोग व्यापारिक संबंध पढ़ रहे थे, व्यापारिक क्रियाकलापों का अध्ययन कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उस समय मुंडीगाक और सुरतीगाक का उल्लेख किया गया था। ये दोनों व्यापारिक मंडियां थी, और सुरतीगाक तो ऐसे जगह पे था जहां से सबसे नजदीक रूप में लाजवर्द मणि मिलती थी, जिसको प्राप्त करने के लिए वहां पे एक कॉलोनी बनाई गई थी हड़प्पा वासियों के द्वारा। ठीक है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला हुआ है। अभी हमने बताया तांबे के कुछ ऐसे मिले हुए, वो सिक्के नहीं थे, वो तांबे के कुछ ऐसे औजार मिले हुए जिसके ऊपर लपेटे गए हैं। तांबे के कुछ टुकड़े मिले हुए, यहाँ पे सिक्का नहीं चलता था, मुद्रा नहीं चलता था, ध्यान रखिएगा। ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों, प्रारंभिक हड़प्पा, हड़प्पा स्तरों, हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है कालीबंगा से। इसकी भी भरपूर व्याख्या की जा चुकी है। कूड़ मिला हुआ है, कूड़ को हल रेखा कहा जाता है, हल रेखा कहा जाता है। ठीक, कूड़ मिला हुआ हल रेखा कहा जाता है। इसी में कुछ रेखाएं ऐसी मिली हैं जो दूर दूर हैं, और कुछ मिली हुई है जो नजदीक नजदीक है। ठीक, जो नजदीक नजदीक है उसमें चना वगैरह बोया जाता था, उसके पौधे थोड़े छोटे होते हैं। जो दूर दूर है वहां पे सरसों बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। ये कालीबंगा हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। भारत में मूर्ति पूजा कब से मानी जाती है।
ये तो हड़प्पा काल तक जाएगा ही। बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई है, मातृशक्ति की मूर्तियां मिली हुई है, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हुई हैं, पशुपत शिव की मूर्ति मिली हुई है जो मुहर पे है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य है वो हड़प्पा काल तक जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिलाने के लिए दिया हुआ सूचियों के बारे में, ये प्रथम सूची हड़प्पीय स्थल से संबंधित है और द्वितीय दिशाओं के बारे में। अभी हम कुछ देर पहले इसके बारे में संपूर्ण चर्चा किए ढंग से मैप बना करके, और क्लास में भी बताया गया। हम फिर बार बार करें, जितने लोगों ने क्लास को देखा होगा एक प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। उत्कागेंडोर सबसे पश्चिमी इलाका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जो समंदर के तट पे दास्क नदी के किनारे है, और ये सबसे पश्चिमी है, सबसे पश्चिमी, ए का चौथा। ठीक, यहाँ पे दो जगह आ रहा है। फिर उसके बाद आलमगीरपुर सबसे पूर्वी, उत्कागेंडोर सबसे पश्चिमी, आलमगीरपुर पूर्वी, तैमाबाद सर्वाधिक दक्षिण, और मांडा सर्वाधिक उत्तर। आलमगीरपुर अभी बताए हिंडा नदी के किनारे है, तैमाबाद गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे है, मांडा चिनाब नदी के किनारे है। इस आधार पे अगर देखें तो ए का चौथा, बी का पहला, ये वाला उत्तर हो जाएगा। ए का चौथा, ए का 4, फिर बी का सुदूर पूर्वी मतलब हो जाएगा बी का पहला, फिर सी का दूसरा, तैमाबाद का दूरस्थ दक्षिणी, मांडा डी का तीसरा, और तीसरा दूरस्थ उत्तरी, डी का तीसरा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। हम जब नगर नियोजन के बारे में बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि हड़प्पा स्थल जो है वो दो भागों में बटे हुए हैं। पश्चिम के साइड का थोड़ा छोटा है, पूरब के साइड का थोड़ा सा बड़ा है, और ज्यादातर जो नगर है वो दुर्ग वाला इलाका तो दुर्गीकृत किया गया है, प्राचीर से घिरा हुआ है, लेकिन ये वाला नहीं है। एकमात्र स्थल कालीबंगा है जहां से दोनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है। इसी तरह से चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा जगह है, चनहुदड़ो, जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते, नहीं। ठीक, ये भी प्रश्न आपको आ सकता है और आया भी है ये। इस तरह से हम लोग आज 41 प्रश्नों का हल देखे जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और फिर आपसे कह रहे हैं जिन लोगों ने क्लास को देखा हो उनके लिए तो बेहतर, जो नहीं देखे हैं वो जा करके देखें, और ये प्रश्न उनको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और कल के डेट में जो हम लोग प्रश्न फिर इसी से संबंधित हल करने वाले हैं उन्हें निश्चित रूप में लाभ होगा। अब इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।